बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ना एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक्सपीरियंस के बारे में क्या बात होती है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास किसी पोस्ट के लिए है, जैसे आप कोई भी जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब की है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ज़रूरी है। आप सिर्फ रिटन फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का है तो आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी या कंसर्न अथॉरिटी जिसको अलाउ किया जाता है, मसलन बाज़ात DOEO को अलाउ किया जाता है या DDC साहब को या फिर डायरेक्टर कॉलेजेस को अलाउ किया जाता है। ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। तो जिसको आपको अलाउ किया जाता है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आपका अपना डिपार्टमेंट अलाउ करता है, तो वो जो है आप उनसे करा लेंगे साइन। फॉर एग्जांपल आप पहले प्रिंसिपल या हेड मास्टर से कराया और उसके बाद उसके नेक्स्ट आपने कराया, हमने DDC साहब से कराया, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस से, और उसके बाद हमने डायरेक्टर कॉलेजेस से कराया। तो ये हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट कराते हैं अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है। और अगर आपके टाइम ऑफ इंटरव्यू पे आप लेके जाते हैं वो फिर आपका तब उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने बनवा के पहले ही अपने पास रख लेना है। एप्लीकेशन में भी उसकी अभी सिर्फ रिटन फॉर्म में लिखना है, उसके कोई आपने डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना होता, और इंटरव्यू में भी आपने नहीं लेके जाना होता। एट द टाइम ऑफ रिटन पेपर में आपने नहीं लेके जाना होता। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप जो है अपना वो लेके जा सकते हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। हाउस जॉब के बारे में या तो डॉक्टर से मुताल्लिक है, FCPS के उन लोगों के मुताल्लिक है, ये आपसे कंसर्न नहीं है। और किस किस्म का जो है आपका एक्सपीरियंस है, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे या एडहॉक पे थे, ठीक है, एडहॉक के पॉइंट भी होते हैं। इसके अलावा आपको चार्ज मिला हुआ था, एक्टिंग चार्ज मिला हुआ था एज अ प्रिंसिपल, तो आपने वो सारा लिखना है, ठीक है। तो वो आपकी जो अथॉरिटी है वो देगी। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है इसका गवर्नमेंट का और आप पब्लिक सेक्टर में से हैं, तो आपका जो है फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको ऐसे कॉलेज का सिर्फ वैलिड होगा जो रजिस्टर्ड है और एफिलिएटेड है। अगर ऐसा कॉलेज जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के उसमें HED में, तो उस कॉलेज का एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस था आफ्टर MPhil और 7 ईयर एक्सपीरियंस था आफ्टर MSc। तो वो काउंट कब हो रहा है? जब आप MSc या MA MSc पास कर चुके हैं। अगर आप पास करने से पहले का BA के बाद आपने कोई एक्सपीरियंस है तो वो नहीं काउंट होगा। BA BSc के बाद जो आपकी क्वालिफ़िकेशन बता दी है तो उसके बाद काउंट होगा वो एक्सपीरियंस, ठीक है। इसी तरह MPhil की डिग्री जिस दिन आपके पास आ गई है, MPhil की जो एग्जामिनेशन डेट लिखी हुई है आपका सेशन की, उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, और उससे पहले वाला एक्सपीरियंस फिर आप नहीं काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप MA किया है आपने 2004 में और आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉलेज में पढ़ाने का लगा रहे हैं, जी मैं प्राइवेट कॉलेज में 2003 से पढ़ा रहा हूँ, नहीं, जिस ईयर में आपने MSc पास आउट किया है उस डेट से अगली डेट से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन सकता है, या आप पढ़ा रहे हैं तो बन सकता है। और वो भी किसी एकेडमी का नहीं, किसी प्राइवेट इदारे ऐसे का नहीं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड है सिर्फ उसके, ठीक है। तो ये आपको सबमिट कराना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक। उसके बाद है रिसर्च एक्सपीरियंस। अगर आपका PhD किया हुआ है तो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस 4 ईयर लिख सकते हैं, और अगर आपने MPhil किया हुआ है तो रिसर्च एक्सपीरियंस आप मैक्सिमम 2 ईयर्स खुद ही से लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी रिसर्च बाज़ों का जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, एसोसिएट ऑफिसर जो हैं, रिकगनाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ गवर्नमेंट के, उसमें भी लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनका रिसर्च वही काउंट होगा जो उनकी जॉब है। लेकिन PhD और MPhil का मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च एक्सपीरियंस क्या काउंट होता है। अब बात आगे रिसर्च पेपर की। रिसर्च पेपर जो है ये बड़ा अच्छा काउंट आपका फ़ील होता है अगर आपने मास्टर या MA या MSc किया हुआ है और आप रिसर्च पेपर्स भी सबमिट कराते हैं कि मैंने ये पब्लिश किया हुआ है, तो आपका अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो अब ये जो है आपने कैसा होना चाहिए, एक बात तो ये कि पब्लिश रिसर्च पेपर हो, ऐसा ना हो आपका अंडर प्रोसेस है, अभी आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, अभी आप सबमिट कर रहे हैं, अभी एक्सेप्ट हो गया, नो, जो पब्लिश होगा वो काउंट होगा। और ये भी याद रखें क्लोजिंग डेट से पहले पहले जो पब्लिश हो चुका है, आपकी क्लोजिंग डेट आ गई, आपने एप्लीकेशन भेज दी, बाद में आप जाके कहते हैं कि मेरे 2 पेपर पब्लिश हो गए हैं, लेकिन डेट बाद की थी, तो वो डेट काउंट नहीं होगी। उसके बाद जो है क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपका पब्लिश होना ज़रूरी है, और ऐसे जर्नल में पब्लिश होना भी ज़रूरी है जो कि HEC का रिकॉग्नाइज्ड है। वो आपको पूरी लिस्ट जो है HEC की वेबसाइट पे मिल जाती है कि कौन से जो हैं जर्नल रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। और ये बात उन्होंने फिर बताई दिया है कि क्लोजिंग डेट से पहले ही आपका पब्लिश होना चाहिए। अब रिव्यू आर्टिकल दरअसल ये होते हैं कि किसी ने पहले ही काम किया हुआ है ख़ास टॉपिक के ऊपर, और आप वो सारा काम कलेक्ट करके दोबारा पब्लिश करते हैं और अपना रिव्यू देते हैं। रिव्यू में सारे उस काम से रिलेटेड बातें लिखी होती हैं।
पूरा का पूरा उसकी हिस्ट्री लिखी होती है कि यहाँ से यहाँ तक इस पे काम हो चुका है, दैट इज़ रिव्यू आर्टिकल, तो वो भी नहीं आएगा। केस स्टडीज़ यानी ये डॉक्टर्स के उसमें होता है। इसके अलावा ट्रांसलेशन, ब्रीफ्स, प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस में जाके आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट किया है, वो किसी भी तरह आपको प्रोफेशनल रिसर्च पेपर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर रिसर्च पेपर मस्ट होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिसर्च पेपर की वजह से आपको एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है। मसलन हमारे जो ऐड आया था लास्ट टाइम, उसमें एमफिल के साथ 2 रिसर्च पेपर, प्रिंसिपल ऑथर यानी आप मेन ऑथर आप हो, फर्स्ट ऑथर आप हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी जॉब का भी एक्सपीरियंस था, इतने ईयर की जॉब हो और आप पीएचडी हों। अगर पीएचडी हों और आपने 2 रिसर्च पेपर प्रिंसिपल ऑथर लिखे हैं तो भी आप 19 के लिए अपेयर हो सकते हैं, और एमफिल हैं और 4 रिसर्च पेपर आपके हैं तो भी आप जॉब के लिए अपेयर हो सकते हैं, और कुछ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ था। अब क्या है, आपका कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये इंजीनियर और ये आर्किटेक्चर और इनके आर्किटेक्ट्स और इनके पोस्ट के बारे में, ये आपका वो नहीं है। रिटन टेस्ट के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। रिटन टेस्ट जो है वो आपका होता है जो है प्रोसीजर सबमिशन ऑफ रिटन रिक्वेस्ट। ये आपको रिटन रिक्वेस्ट है। अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, रिटन टेस्ट नहीं है ये, रिटन आपको चेंज करना चाहते हैं। सपोज़ आपने एप्लीकेशन में फ़िल कर दिया कि जी आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ है लेकिन वो आप गलत कर बैठे, या आपने जो है लिख दिया कि मैंने जी सेंटर मेरा मुल्तान बना दें, बाद में आप कहते हैं नहीं जी लाहौर में एग्ज़ाम देने हैं, मैं वहाँ हूँ, तो आप एक रिटन रिक्वेस्ट इस जगह पे भेज सकते हैं, ठीक है, क्लोजिंग डेट के बाद भी जो आपने चेंजेस करनी है। लेकिन उसके साथ आपको पता है क्या क्या चीज़ें भेजनी होंगी, ये बताया हुआ उन्होंने, CNIC और वो रसीद जो आपने पैसे भेजे थे उसकी, और एप्लीकेशन नंबर जो वेबसाइट पे आपने जो एप्लीकेशन फ़िल की थी उसको आपने प्रिंट ले लेना है, और उसका जो है ना एप्लीकेशन नंबर होता है जब आप सबमिट करते हैं वो आपने संभाल के रखते हैं, वो एंड तक काम आता है। जब भी आप किसी से डॉक्यूमेंट्री बात करते हैं तो आप एप्लीकेशन नंबर का हवाला देते हैं। इसके अलावा किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, आपके सिग्नेचर, आपका मोबाइल नंबर कि मैं जी यहाँ पे ये चीज़ चेंज कराना चाहता हूँ, मेरा सेंटर चेंज कर दें, मुल्तान के बजाय लाहौर, लाहौर के बजाय मुल्तान, इस्लामाबाद, कहीं का कर दें, ठीक है। अब जी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब जहाँ रिटन टेस्ट कहा हुआ होगा वो अनाउंस करेंगे, वो आपको रिटन टेस्ट देना है। लेकिन सपोज़ उन्होंने पहले रिटन टेस्ट का नहीं दिया हुआ और बाद में वो कहते हैं कि जी नहीं जी अब आपने रिटन टेस्ट देना है, तो आपको देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट जहाँ कंपलसरी लिखा हुआ है ऐड में वो आपने देना है, और जहाँ बाद में आ जाता है तो भी आपको मस्ट देना है, और उसमें आपको पास करना ज़रूरी है। अब कुछ लोगों का कुछ डिपार्टमेंट्स में सब्जेक्टिव होता है, तो वो आपके जो है मार्क्स एटलीस्ट आपके 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव MCQs है तो आपके 50% पासिंग मार्क्स ज़रूरी हैं, ठीक है। और इसको आप जो है आपने सारी डिटेल ख़ुद अपने साथ वो कनेक्टेड रहें और इस वेबसाइट के साथ, और ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो कि मेरा तो रिटन टेस्ट तब था तब हो गया। बाज़ औक़ात कोई ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं तो जिसकी वजह से रिटन टेस्ट आगे पीछे हो जाता है, जैसे अभी ये कोरोना का प्रॉब्लम आ गया, या कोई और अल्लाह रहम करे कोई मुश्किल आ जाती है, तो उसमें ये होता है तो कि रिटन टेस्ट आगे पीछे भी डेट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने कनेक्टेड रहना है, ये ना हो कि आप साइट पे पहुंच रहे हैं और पता चल रहा है रिटन टेस्ट नहीं है, या आप पहुंच रहे हैं और पता चल रहा है जी रिटन टेस्ट हो चुका है। अब मेरे साथ एक ऐसी भी वो थी, मेरी फ्रेंड थी जो पहुंची, तो रिटन टेस्ट की डेट तो उन्होंने पढ़ ली लेकिन टाइमिंग उन्होंने सही नहीं पढ़ी। वो उन्होंने कहा कि टाइमिंग तो बाद में चेंज हो गई थी, वो पहले वाला जो मैसेज था उसी को लेके बैठी हुई थी ना, उन्होंने वेबसाइट खोली, टाइम आगे पीछे हुआ था और रिटन टेस्ट का 1 घंटा गुजर चुका था उनका। तो इस तरह भी हो जाता होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है रिटन टेस्ट के बारे में वेबसाइट पे जो आता रहेगा मुसलसल आप देखते रहेंगे, और रूल्स जो हैं वो सारे के सारे आपके फॉलो होने चाहिए, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट वही मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव भी हो सकता है, बाज़ चीज़ों का बाज़ लोगों का सब्जेक्टिव होता है। लेक्चरर का आम तौर पे जो है वो MCQs टाइप आ रहा है, ठीक है। तो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन ही कंडक्ट करता है, उनके अपने लोग होते हैं जो करते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपको अक्सर 100 मार्क्स का पेपर होता है, और 0.25 मार्क्स अगर आपके डिडक्ट होंगे अगर आप एक रॉन्ग सवाल करेंगे। इट मीन्स कि अगर आपने 4 अटैम्प्ट कर लिए हैं, तुक्के लगा लिए हैं 4 अदद, तो आपका 1 नंबर चला गया। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर लगाएं ज़रा, लेकिन ध्यान से तुक्के लगाएं, क्योंकि जब आप 5 क्वेश्चन करेंगे, एक भी सही हो गया तो आपके 4 जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे वो उसको बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इतना नहीं कि आपने सारा पेपर ही तुक्कों पे लगा दिया है, आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि ये
का मुझे लग रहा है, शक पड़ रहा है कि ये ठीक है, तो वो ज़रूर कर लें। ठीक है, आपको इसमें अपीयर होना बहुत ज़रूरी है, इसमें अपीयर हुए बगैर आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। फिर उसके बाद जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें 40% मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर 0.50 आपके मार्क्स बन रहे हैं तो वो राउंड ऑफ करके आपके ऊपर हो जाएंगे। मसलन 40.50 हैं, 41 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो MCQs जो है पेपर विल बी क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ MCQ ऑब्जेक्टिव पेपर 40% होगा, और रिटन एग्जामिनेशन जो है वो 50% मार्क्स इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जो है रिटन एग्जामिनेशन का 50 होगा। ठीक है, पास होने के लिए तो आप पास हो जाते हैं, और लेकिन यह है कि उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि आप पास तो भी हो गए हैं लेकिन आपको इंटरव्यू में नहीं कॉल किया जाता, क्योंकि सीटें कम होती हैं। तो पर सीट वो 5 कैंडिडेट बुला रहे होते हैं, तो जो हायर मार्क्स वाले बच्चे होते हैं उनको वो बुला लेते हैं। सम टाइम आपने 50 से ऊपर मार्क्स ले लिए, ओके आप हो गए, लेकिन फिर भी आप उसमें स्क्रूटनिंग जब हो रही होती है तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं 20 सीट्स हैं और हर एक पे 5 वो कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं। इतने ज़्यादा इंटरव्यू तो नहीं ले सकते, तो वो टॉप 100 उठा लेते हैं। अब टॉप 100 के 70% मार्क्स हैं, 78% मार्क्स हैं, वो ले लेंगे। तो लिहाजा आपको ज़रूरत है ये नहीं कि सिर्फ पास करें, आपको ज़रूरत है कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें और आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लें। और ये बात याद रखें, जिनके रिटन में अच्छे मार्क्स होते हैं पहले से उनको पता होता है, उनके पास सारी रिपोर्ट गई होती है कि एकेडमिक में क्या है। इस चीज़ से परेशान मत हो कि आपके एकेडमिक में कम है। रिटन टेस्ट में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपको अच्छी तरह आपका इंटरव्यू लेते हैं, उनको पहले से पता होता है कि स्टूडेंट अच्छा है। अब टेस्ट जो होगा रिटन, वो ख़ास प्लेस पे होगा जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है उसी जगह पे होगा। ठीक है, और आपको एडमिशन लेटर फॉर रिटन टेस्ट के लिए आपके पास ज़ाहिर बात है वो इशू होगा, और कैंडिडेट को, सारे कैंडिडेट के लिए वो अपलोड कर देते हैं वेबसाइट पे ही। आपके वेबसाइट पे आ जाता है आपकी, यानी रोल नंबर स्लिप टाइप आ जाती है, वो आप ले लेते हैं और वो आप लेके जाते हैं। प्लस उसके बाद आप उसके ऊपर पिक्चर भी लगा लेते हैं। उसके बाद आपका CNI से ही होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी तस्वीर वहाँ पहले से गई हुई होती है, आपने स्कैन करके भेजी होती है, उनके पास पिक्चर होती है, ID कार्ड भी होता है, सारा कुछ होता है जो वहाँ पे इन्वेजिलेटर होते हैं। तो वो आप CNI से ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरा, ओरिजिनल भी हो, वैलिड भी हो। ये ना हो कि आप जी 2020 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका 2019 में एक्सपायर हो गया, आपका एक्सपायर्ड ना हो। पहले से ही, अभी से ही अपना ID कार्ड जो है वो सेट करके बनवा लें। इसके अलावा सर्विस कार्ड भी वैलिड हो सकता है। तो ये अगर आपको सेंटर में जो इंचार्ज है वो उसको अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं, आपके पास सारे ID कार्ड, अल्लाह रहम करे गुम हो गया, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, तो हो सकता है वो आपको एंटर होने दें। और इसके अलावा नादरा की आपके पास रसीद हो है और बाकी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास हैं, तो सेंटर इंचार्ज जो है उसको आप सर्टिफाइज करना ज़रूरी है। फिर है प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल वैलिड कंप्यूटराइज ID कार्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये इतना ज़्यादा अहम है ID कार्ड का सही होना, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में भी आप नहीं लेके जाएंगे तो आपके पास नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल डोमिसाइल, डिग्री सर्टिफिकेट, फ़ोटोकॉपी, अच्छा आपकी फ़ोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो अगर आपको कोई पर्सन जो है वो कोई एक चीज़ आपकी मिस हो रही है तो 7 डेज़ के अंदर अंदर, मसलन एक स्टूडेंट थी, वो उसका लिखा हुआ था जी MSc फ़िज़िकल केमिस्ट्री, तो वो केमिस्ट्री नहीं लिखा हुआ था, तो उन्होंने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो फिर मंगवा के दिया कि यूनिवर्सिटी से कि वो इतने दिन में प्रोवाइड करें, 5 डेज़ में, 7 डेज़ में। अगर कोई चीज़ वहाँ पे इंटरव्यू में आपको कहते हैं कि ये आपकी ठीक नहीं है, तो वो आपको टाइम देते हैं कि इतने टाइम में आप जो है इस चीज़ को सबमिट करा दें। ठीक है, CNI से कार्ड जो है वो आप नहीं कर रहे तो फिर आपको इंटरव्यू में नहीं आने देना पड़ेगा। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके लिए मसला बन जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी सारा कुछ। और फ़ी आपने लाजमी जमा करानी है। जब भी आप फ़ी जमा कराएंगे उसकी रसीद आपने लाजमी रखनी है, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो आपने लाजमी याद रखना है। फ़ोटोकॉपियाँ 3-4 करवा के रख लें, ओरिजिनल भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आप पेपर सॉल्व करते हुए कोड्स होता है, पेपर के कोड्स होते हैं, मतलब आपका केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स जो भी है उसका कोड, आपका रोल नंबर के बबल फिलिंग, वो सारी चीज़ें, आपको कौन सी बाज़ों का कलर फ़र्क होते हैं, 4 कलर के मिल रहे होते हैं आपको, अब पिंक कलर का है आपका कोड और है, पीछे वाले का और है, उसमें ये होता है क्वेश्चन आगे पीछे किए होते हैं, तो वो आपने कोड सही फिल करना है। अगर आपने कोड गलत फिल किया तो भी आपका मसला हो जाएगा ना, क्योंकि आपने फ़र्ज़ किया पिंक वाली शीट है, बबल शीट भी आपने फिल किया, आप कोड दूसरा फिटिक कर देते हैं। अब उसका नुकसान ये होता है कि आपका जो है ना बबल शीट उस हिसाब से मार्क हो जाती है। तो खैर ये करेक्शंस हो तो जाती हैं आप रिक्वेस्ट करें तो, लेकिन बड़ा आपको पता है ये पैनिक किस्म का काम हो जाता है और डिप्रेशन में बंदा आ जाता है। अच्छा, फिर
ऑब्जर्वेशन ऑन करेक्टनेस ऑफ क्वेश्चन इन रिटन टेस्ट। अगर आप देखते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सही नहीं लग रहा तो आप उस वक्त भी उनको रिटन फॉर्म में दे सकते हैं, और उसके बाद भी आपको सेम डे पे लिख के दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, ये सवाल सही नहीं आया, तो उस क्वेश्चन की आप जो है लिख के उसको दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नोट ये कि कैंडिडेट का अपना ही चीज़ें लेके आएगा, पॉइंटर बॉल पॉइंट पे सारा कुछ जो है कैंडिडेट ने खुद लेकर आनी है, ये नहीं है कि वो सबसे मांगता फिरे। अच्छा, फिर यहाँ तक हमने कर लिया है, आगे नेक्स्ट जो है रूल्स मैं आपको बाद में बताऊँगी।